ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब है चाहे तो पैसे के लिए कोई एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, या दिल और पैशन या इमोशन के लिए, अफेक्शन के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अब हमारा जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नाउ लेट्स गेट डाउन टू पैसा। सो बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविटी जो हम करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स किन चीजों की रहती है, राइट? आज के दिन आपके एग्जाम है, यू नीड अ पेन, ये आपका वांट है। यू नीड फूड, ये आपका वांट है। यू नीड गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये आपका वांट है। यू नीड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये आपका वांट है। सो बेसिकली अगर आप क्लासिफाई करोगे आपके ह्यूमन वांट्स को, इकोनॉमिक वांट्स का बात कर रहा हूँ, यस, आपके टीचर आपको अप्रिशिएट करे, ये भी ह्यूमन वांट है। आपके मम्मी पापा आपको प्यार करे, ये भी एक ह्यूमन वांट है। बट ये सब इमोशनल बातें हमने आज कर दी है साइड, क्योंकि आज हम बात करेंगे, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी की जो वांट्स है उन्हें हम अगर क्लासिफाई करें तो गुड्स एंड सर्विसेज में क्लासिफाई होंगे। सो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक का चर्चा नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों की जाती है? ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। और ये ह्यूमन वांट्स पहले ये जज करेंगे कि ह्यूमन वांट्स जो है वो कैसी वांट्स होती है जी। वांट होती है गुड्स की, वांट्स होती है गुड्स की, और वांट्स होती है सर्विसेज की। आज के दिन आपको एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट है जो आपको अच्छे से बिजनेस स्टडी समझा दे। तो ये आप कहाँ क्लासिफाई करोगे, गुड्स में या सर्विसेज में? आई एम वेरी श्योर कि आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, आप लोग सब ने इसे गुड्स में क्लासिफाई किया होगा। अरे सर ये आप क्या कह दिए, हमने तो सर्विसेज में क्लासिफाई किया था। तो अगर आप लोगों ने सर्विसेज में क्लासिफाई किया था तो आप सुपरा इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंट बनने में क्या रखा है, सुपरा इंटेलिजेंट बनो। जिन बच्चों ने अच्छे टीचर की सर्विसेज मांगी और उन्होंने सर्विसेज पे क्लासिफाई किया, वो सुपरा इंटेलिजेंट है। और मैं हमारे क्लास में सुपरा इंटेलिजेंट बच्चों को हमेशा सल्यूट करता हूँ। तो जिन बच्चों ने गुड्स में क्लासिफाई किया वो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट मुझे मालूम है आपके क्लास में सब सुपरा इंटेलिजेंट है। चलिए, तो ह्यूमन वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आपके ह्यूमन वांट्स है, सेटिस्फाई करना है ह्यूमन वांट्स को, तो क्या करना होगा, किसी ना किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ेंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को। मगर क्या एक ही तरीका का गुड्स? नहीं, वी नीड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। गर्मी में हमें एयर कंडीशनिंग भी चाहिए, हमें अच्छे वाटर भी चाहिए, अच्छे फूड भी चाहिए, अच्छे क्रिकेट बैट भी चाहिए, अच्छे बॉल भी चाहिए, भी हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। हमें अच्छे फर्नीचर चाहिए, हमें अच्छे टेलीविजन चाहिए। पहले टेलीविजन स्टैंडर्ड डेफिनेशन के आते थे, फिर हाई डेफिनेशन के आने लगे, अब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के आने लग गए। तो हमारी वांट्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ रहती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स रहती है, डिफरेंट टाइप्स। कभी भी एक टाइप्स के गुड्स पे हम सेटिस्फाई नहीं होते, वी ऑलवेज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब होता क्या है, हेंस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने सुना होगा कि भाई वो फैक्ट्री का मालिक है, वो मैन्युफैक्चरर है, उसकी इंडस्ट्री है, ये सब बात आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर हम ये आपको बताना चाहें कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यही होता है बिजनेस।
मेरे ख्याल से पूरा सिचुएशन एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन को हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल टू सेल देम। पहले आप क्या करते हो? पहले आप क्या करते हो? पहले आप प्रोड्यूस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय सर्टेन सेक्शंस। देखो, बाय सर्टेन सेक्शंस। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, सो बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल टू सेल देम टू अदर पीपल। अब देखो, पहला काम क्या है? पहला काम है गुड्स को प्रोड्यूस करना। अब यहां ध्यान देना है, बाय सर्टेन सेक्शन। सर्टेन सेक्शन का मतलब यह है कि एवरीबडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। somebody is producing something, somebody is producing something, somebody is producing something, and then they are selling it to the other people. तो इसका मतलब क्या हम सेफली ये कंक्लूड कर लें? क्या मैं ये कंक्लूड कर लूं? कंक्लूड कि बिजनेस इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी? आई थिंक all the super intelligent students sitting in the class would absolutely agree कि yes sir, business is major economic activity. economic मतलब पैसा कमाने का activity. yes, देखो आ गया। पर्पस क्या है? बिजनेस करने का पर्पस क्या है? बहुत सारे पैसे चाहिए सर। हाँ हाँ सर, ये पैसे मुझे दे दो, चलो मिलेंगे। so you need to earn money. How can you earn this money? How can you earn this money? That becomes very important. By meeting the demand or satisfying human needs. सीधा सीधी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पैसे हम तभी कमा सकते हैं कि अगर सिचुएशन डिमांड हो। आपने कुछ प्रोड्यूस किया, राइट? आपने कुछ प्रोड्यूस किया। लेट्स से somebody is still of the mindset of 1960s। वो 1960s के डिजाइन के सलवार कमीज मैन्युफैक्चर करने में लगे हुए हैं, और आजकल के जो डिमांड सिचुएशंस है, गर्ल्स आर नो लॉन्गर दैट मच इंटरेस्टेड इन सलवार कमीज। दे ऑल वांट जीन्स एंड ऑल द मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस इज मोर अपीलिंग टू देम। सो क्या वो बिजनेस हुआ? उन्होंने प्रोड्यूस तो किया, बट डिमांड नहीं था। अगर डिमांड नहीं था तो क्या एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। उनके प्रोडक्शन गोडाउन पे पड़े रह गए। तो ये आप समझेंगे। सो हमें डिमांड के अनुसार डिमांड को हमें एनालाइज करना पड़ता है, और डिमांड हमेशा प्राइस के साथ रिलेशन है। एट अ गिवन प्राइस पॉइंट द डिमांड इज देयर, एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट द डिमांड इज नॉट देयर। ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स, कि वेदर वी शुड मैन्युफैक्चर, वी शुड बाय, वी शुड नॉट बाय, ये मैटर आ गया इकोनॉमिक्स का।
बट अगर हम बिजनेस की बात करें तो पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं हम लोग। यस, लेट अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस, कि क्या हमें मैन्युफैक्चर करने से फायदा है, और देन वी गेट डाउन टू दैट बिजनेस एक्टिविटी। सो दिस इज वेयर आई वांटेड यू टू गेट दैट कनेक्ट about economics and business. So we all need to earn money. Coming back little, कभी हमने just conclude किया था कि business is a major economic activity, ये हमने conclude किया है। उसके बाद पर्पस बिजनेस का है पैसे कमाने का, और ये पैसा हम तभी कमा पाएंगे जब हम डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड सेटिस्फाई करना जरूरी है बिजनेस के लिए ऑफ द सोसाइटी। So we cannot produce or manufacture a good which is not in the demand, and not in demand at that particular price point also. This we will study in economics. आइए क्वेश्चन टाइम का बात है। क्वेश्चन टाइम बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्लीज नेम फ्यू मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉडर्न डे सोसाइटी। मॉडर्न डे सोसाइटी के मेजर इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स schools, universities, hospitals, political institutions, religious institutions, of course. And let me tell you, one major important institution is also business institutions, my friend. अब ये तो मैंने ही आपको आंसर कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डू यू थिंक हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ्स। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर मेजर इन्फ्लुएंस तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। देखिए सर, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो वो हॉस्पिटल ही है जो मुझे बचाएगा। अरे यार, तुम तो भगवान पर यकीन नहीं करते हो, क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल कर रहे हो। भगवान, अगर भगवान के पास जाओगे, भगवान के पास माथा टेकोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो फिर मेजर इंस्टीट्यूशन किसी ने कहा कि दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फिर किसी ने कहा अरे देखो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा चले आ रहा है, कहाँ कौन से मंदिर पे जाओगे। आज के दिन में पॉलिटिकल का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बिकॉज these people are so powerful कि they can convert the mandir into masjid or masjid into mandir. So politics is playing a major institutional role. Politics पे जाओ भाई, politics major है। So इस तरीके से कंट्रोवर्सी चलती रही चलती रही चलती रही। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ये देखो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टीज, और ये है बिजनेस। बिजनेस ब्लू कलर का है, और बिजनेस के अंदर वाइट 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 बहुत सारे गोल देख रहे होंगे। दुनिया गोल है, और इन बड़े गोलों पे भी एक छोटा गोल है, ब्लू कलर का गोल है। कहने का मतलब ये है कि क्या स्कूल बिना बिजनेस के चल सकता है। जो एक्सरसाइज बुक, जो व्हाइट बोर्ड आपके स्कूल में है, जो बेंच आपके स्कूल में है, जो वाटर सप्लाई आपके स्कूल में है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके स्कूल में है, क्या ये सब बिजनेस की बाई प्रोडक्ट्स नहीं है। जो स्कूल बना है, क्या बिना बिजनेस हाउस के ये स्कूल बन पाता। सिमिलरली, क्या बिना बिजनेस के कॉलेज बन पाता। बिना बिजनेस सप्लाई के हॉस्पिटल जाओगे तो जो हॉस्पिटल का बेड है दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाई सम बिजनेस हाउस। रिलीजियस बॉडी में भी जो अगरबत्ती एंड धूपबत्ती जो चल रही है मंदिर में, वो भी एक बिजनेस हाउस का प्रोडक्ट है। पॉलिटिकल पार्टी, सर पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस, सर ये तो पॉलिटिक्स है। अरे भाई, पॉलिटिकल आदमी चंदा जो लेते हैं ना, चंदा, अरे चंदा मतलब डोनेशन। डोंट थिंक समथिंग एल्स, ओके, नो, बी गुड बॉयज। सो बिजनेस इज ऑफ कोर्स, सलाम करो यार इस बिजनेस को। कैनन को सलाम करता हूं मैं। कैनन ने बहुत अच्छा कैमरा बनाया, उस बहुत अच्छे कैमरा से शूट हो रहा है, आप तक पहुंच रहा हूं मैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इज, माय फ्रेंड्स। लेट मी नाउ, डिस्कशन तो हमने कर लिया, अब चलो थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। आओ स्कूल दिखाते हैं आपको मैं। ये देखो, ये स्कूल की पिक्चर देखो, पेंसिल पेंसिल। तो इट्स मॉडर्न डे स्कूल, अच्छा डिजाइनिंग हुआ है, आई लाइक इट, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिक्चर है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर कोई हमारे बच्चे यहाँ से ऑक्सफोर्ड जाएं तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट डे। जस्ट सी दिस यूनिवर्सिटी, इट्स रियली ग्रैंड। ये हॉस्पिटल है, हेल्थ पर पूरा ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। यस, भगवान के पास भी माथा टेको, बट भगवान भी यही चाहते हैं कि डू योर बेस्ट। यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट एंड देन यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ये पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये ऑफिसेस पे आओ, देखो नेस्ले का ऑफिस बिल्डिंग है, ये नेस्ले कंपनी, कैसा लग रहा है? ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बिल्डिंग, ये भी शायद माइक्रोसॉफ्ट का है, बेंगलोर में है ये। अब ये ऑफिस देखो, दिस बिलोंग्स टू गूगल। गूगल की ऑफिस देखोगे बच्चों, मजा आ जाएगा। बिलीव मी, दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट, दिस इज गूगल्स ऑफिस। आप लोग एक काम करना, गूगल में जाके टाइप करना गूगल ऑफिस, यू विल हैव अ गुड टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये भी जो आप देख रहे हो ना, ये भी गूगल का ऑफिस है। सो गूगल बिलीव्स, यस, एंजॉय लाइफ, किंग साइज, वर्क इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पर बैठ के कर रहे हो, कैसे बैठ के कर रहे हो, किस स्टाइल पे कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो अपने भी थोड़े से इस फंडा को बिलीव करते हैं कि पढ़ाई करो, मस्ती से करो, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एंजॉय करते हुए करो। सो अगर हम ये आपको बोलें तो आई डोंट थिंक कि मेरे सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज where it is, and let us conclude and then take a break of 1 or 2 minutes. So hospitals, school, temples, political parties influence our lives, but business institution, yes, तो गूगल की ऑफिस देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। ये भी एक गूगल ऑफिस है। सो जैसे गूगल बिलीव इन living life in a crazy style, I also believe in teaching you in not so crazy but little crazy style. So आराम से पढ़ो, आगे देखो। वेरियस इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस इन आवर लाइफ्स, हॉस्पिटल का इन्फ्लुएंस है, टेम्पल्स का इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है, मगर बिजनेस का इन्फ्लुएंस अगर आप देखो तो जबरदस्त है। सो अगर कंक्लूड करना हो, सो वी कैन सेफली कंक्लूड। जैसे एक सवाल था क्वेश्चन टाइम पे, अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हमने अभी यहाँ पर। Question time was, which institution do you think has major influence on our daily lives? So basically here comes the answer. The answer would be hospitals, schools, temples, political parties influence our lives, but business institution influences us the most. All institutions need business support. So I believe 2 मिनट का ब्रेक तो बनता है। सो आप ब्रेक लीजिए, आराम से असेंबल करिए अपने आप को, माइंड को असेंबल करिए। वी मीट यू आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। Yes students, welcome after the break. Now I guess we can start our topic. बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस की कॉन्सेप्ट, बिजनेस की नेचर, बिजनेस का पर्पस, वी ऑल वुड डिस्कस पार्ट बाय पार्ट। पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस की जो वर्ड बिजनेस जो डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड बिजी। फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी होने का मतलब क्या है? इमेजिन करो अ गर्लफ्रेंड कॉलिंग हिज बॉयफ्रेंड, आजकल तो बहुत बिजी हो गए हो, नहीं दरकार है ना तुम्हें मेरी, यू डोंट केयर फॉर मी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली व्हाई इज द गर्लफ्रेंड नाराज? क्योंकि गर्लफ्रेंड को ये लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में मैं अब ऑक्यूपाइड नहीं हूं, आई एम नो लॉन्गर ऑक्यूपाइड इन योर माइंड, राइट? अगर मैं तुम्हारे दिमाग में होती तो तुम मुझे जरूर फोन करते, बट कहीं ना कहीं यू आर बिजी। So basically busy means your mind is occupied. So basically why I'm trying to tell you this is, occupied word से आया है occupation. So कई बार पूछा जाता है what is your business or what is your occupation, it absolutely means the same.
सो बिजनेस या ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है? बेसिकली आप प्रोडक्शन कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन का जो लिंक है, बेसिकली द पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग अ गुड, लेट्स से समबडी ऑन द अर्थ would have been manufacturing this Pond's का powder. Okay, so somebody is manufacturing this and some other party is buying the product from the manufacturer and trading it. अब ये Pond's का पाउडर कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इन नोएडा बट सेलिंग इन कोलकाता, आएगा सर्विसेज के थ्रू। ये सर्विसेज पोर्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया, तो ये सर्विस है। सो बेसिकली अपने को ये आइडिया मिल गया कि बिजनेस जो है, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, सब भाई भाई है, चचेरे भाई है, ममेरे भाई है, फुफेरे भाई है, जो भी है भाई है, और बिजनेस भाई है, भाई। सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब कैरेक्टर पे बात आ गई है। गर्लफ्रेंड ने फोन किया था बॉयफ्रेंड को कि तुम बहुत बिजी हो, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, तुम सब लड़कों की ना एक जात है, एक ही कैरेक्टर है तुम लोगों का। सो बेसिकली चलो, ये तो हुआ बॉयज के कैरेक्टर पर गर्ल्स जो उंगली उठाती है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बट अब हम बात करेंगे कैरेक्टर बिजनेस की। तो बिजनेस का कैरेक्टर कैसा है? बिजनेस क्या करता है? बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ये बिजनेस का स्वभाव है, कैरेक्टर है। बिजनेस का मतलब ही है पैसा। यहाँ इमोशंस की बात नहीं होती, यहाँ पैसों की बात होती है। सो बिजनेस, पैसा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है? मनी, लाइवलीहुड। भाई घर कैसे चलाऊंगा, घर पे रहता हूँ, बिजली का बिल देना है, वाटर बिल देना है, खाने पीने की सामग्री का बिल देना है। सो कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा। सो बिजनेस जो है, स्मॉल स्केल बिजनेस भी बिजनेस हो सकता है, लार्ज स्केल बिजनेस भी बिजनेस हो सकता है। सो ये एक अच्छा बात है। भाई क्या करता है? ओ जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ जी, बिजनेसमैन। सो ऐसा होता है। और बिजनेस जो किया जाता है, नॉट डन फॉर लव एंड इमोशंस। सो बी केयरफुल विथ वन थिंग कि जहां दोस्ती हो, प्यार हो, इमोशंस हो, वहां बिजनेस को मिक्स नहीं किया जाता है। ये आप सुने होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती बिखर जाती है जब वो दो दोस्त मिलकर बिजनेस करने की सोचते हैं। तो इस एज में मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करना कि दोस्त के साथ बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस की बातें में एकदम सीना चौड़ा करके बोलना कि भाई ये बात पैसों की ही है। ये हिम्मत अगर है तो देखो दोस्ती भी बरकरार रहेगी। और बिजनेस में अगर पैसों के लिए लड़ाई कर रहे हो तो बोल देख, इमोशंस अपार्ट, बट ये बात बिजनेस की है, ये बात व्यापार की है, ये बात पैसे की है, एंड कम ऑन लेट्स फाइट इट आउट। मन में कुछ रख रहे हो कि यार मैंने कितना प्यार किया था, कितना विश्वास किया था, तू मेरे साथ धोखा दे रहा है, come on, let's not get into those emotional dramas. But the safe side would be, don't mix business and friendship, don't mix emotions and business. So let's अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि जहां इमोशंस आ रहे हैं तो उनको आप मिक्स नहीं करेंगे, ये वादा करिए। आगे चलते हैं, बिजनेस की स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपने को ये पता चल गया कि बिजनेस बहुत मनी माइंडेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिजनेस से दोस्ती नहीं करनी है, बिजनेस से दिल नहीं लगाना है, बिजनेस मनी माइंडेड है। चलो भाई, बिजनेस का कैरेक्टर मनी माइंडेड है। और बिजनेस क्या करता है? बिजनेस ना आशिक की तरह सारा दिन टेलीफोन पे इन्वॉल्व नहीं रहता है। बिजनेस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने की बातें करता है। बिजनेस बोलता है कि जी मुझे प्रोडक्शन पे यकीन है, मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूं कि कल मैं उससे शादी करूंगा, परसों बच्चे होंगे, बच्चों का नाम राधिका रखूंगा और कृष्णा रखूंगा, या ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। बिजनेस बोलता है कि जी प्रोडक्शन करना है, बच्चों की प्रोडक्शन की बातें नहीं करता है बिजनेस। बिजनेस बोलता है गुड्स प्रोडक्शन करना है, गुड्स। तो प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इधर आप देखो, ये है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, जी भाई साहब
ओ जी आप इतना अच्छा पॉन्ड्स टेल्कम पाउडर बनाते हो, ओ जी मुझे दे दो, मुझे दे दो जी, मैं कलकत्ता का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ जी, मुझे 10,000 क्वांटिटी दे दो। So basically I am procuring it from the manufacturer, and then what do I do? After procurement, I sell the product. Basically I become a trader in the product, or I become a distributor or a wholesaler. This is the trading lineup. ये हमें पढ़ना है आगे, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिकली प्रोडक्शन जो गुड्स का होता है, दो प्रकार के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स। और सर्विस की अगर हम बात करें तो बी टू बी लिखा हुआ है, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस सर्विस, एंड बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस। इसकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस देता है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस सर्विस। अगर एक बिजनेस हाउस डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, सो दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ये आ गया कंज्यूमेबल आइटम्स, बेसन, रिलायंस का बेसन का आटा, ये कंज्यूमेबल गुड्स है। कैपिटल गुड्स की बात करें, अच्छा आप बताइए मुझे, नाउ इट इज योर टर्न। जब से मैं बोले जा रहा हूं, अब आप क्लासिफाई करेंगे कि ये आप इसे कहाँ क्लासिफाई करोगे। ये जो बस आप देख रहे हो, आपको ये क्लासिफाई करके बताना है कि आप इसे गुड्स में क्लासिफाई करोगे या सर्विस में क्लासिफाई करोगे। अगर मैं बस की बात करूंगा तो ये गुड्स में क्लासिफाई होगा मेरे दोस्तों, बट अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सर्विसेज में क्लासिफाई होगी। तो ये है कैपिटल गुड्स, बट इसे प्रयोग किया जा रहा है सर्विस के लिए। ये है आपका वेयर हाउस, ये है आपका शिपिंग। सो बेसिकली वेयर हाउसिंग, अगर बात करें वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें तो वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग एक सर्विस है। अगर इधर अपने देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू शिप हो रहा है, अगर शिप का बात करें तो शिप एक कैपिटल गुड्स है बच्चों, शिप एक कैपिटल गुड्स है। बट शिप में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सर्विस है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। ये कार एक कैपिटल गुड्स है, ये मशीनरी का पार्ट भी कैपिटल गुड्स है। सो ये आपको एक डिमार्केशन लाइन, थिन लाइन रहती कभी कभी, बट यू आर सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो आई नो यू हैव अंडरस्टूड इट। अब एक भूख लग रही होगी सबको, क्लासरूम में खाना खाने का मज़ा अलग ही है, बट कोशिश करना, हम लोग ने बहुत कोशिशें की हैं कि प्लीज़ डोंट ईट इन द क्लासरूम, बट आप स्टूडेंट्स लोग नहीं मानते हो। चलो मत मानो, बट क्या आप इतना जिम्मेदारी का वादा करते हो कि अगर हम खाएंगे भी तो उसे गंदा नहीं करेंगे। आपके जाने के बाद दूसरे बच्चे आते हैं क्लासरूम में, और इमेजिन करो आपसे पहले भी अगर कोई किसी ने आया है, सो somebody is spoiling the benches, so please it's a request, don't do that even if you cannot resist। पहला बात तो ये कि क्लासरूम में मत खाना खाइए। अगर आप खा रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि यू क्लीन द डेस्क बिफोर यू लीव। सो बात खाने की हो रही है, तो आइए, घर पे जब मम्मी खाना खिलाती है, क्या मम्मी ये बोलती कि चलो 50 रुपए निकालो, आज दाल मखनी है, दाल तड़का है, 60 रुपए निकालो? मम्मी नेवर डज दैट, बल्कि मम्मी बहुत प्यार से पूछती है कि बोल बेटे क्या खाओगे आज रात को। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। बट क्या मम्मी आपसे पैसे लेती है? मम्मी पैसे नहीं लेती है। सो क्या ये घर पे जो हम खाना खा रहे हैं, क्या फूड प्रोड्यूस हो रहा है? यस, प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या ये प्रोडक्शन को भी हम बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी इज नॉट टेकिंग प्लेस। ये बताने का कारण आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मैंने लिख रखा है, ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, सो यू नीड नॉट राइट अगेन, यू जस्ट लिसन टू मी। इन द अबव केस, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको मैं ये सब इसलिए लिख के दे रखा हूँ सो दैट एग्जामिनेशन हॉल पे यू आर नॉट एट लॉस ऑफ द लैंग्वेज। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन फॉर यू। एंड बाकी बहुत सारे
डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर्स, हाउ यू हैव टू राइट, ये सब आपके एलएमएस में अपलोडेड है। सो एकदम भी चिंता नहीं करना है, जितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं करते रहो, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड कि यस I have understood the concept absolutely crystal clear and I can go and sit for any examination. This is the promise. So home consumption पे आप आ जाते हैं चर्चा पे। तो in the above case food has been prepared for home consumption. Should we consider the above activity as business activity? मेरे ख्याल से आंसर सबको पता है, no buyer and seller relationship exists. क्या? Nobody would doubt that. No buyer and seller relationship is existing. No exchange of money is taking place, right? आ जाइए दूसरे सिचुएशन पर। Having food in a restaurant, when you're having food in a restaurant, it is a sale of food. आप देख सकते हो यहाँ पर पैसे निकाला जा रहा है, मनी बैग से पैसे निकाला जा रहा है, फूड वेस्ट किया है इन्होंने। चलिए वो हमारी चर्चा की बात नहीं है। Having food in restaurants, sale of food, exchanged money for food, एक्सचेंज किया, पैसों को एक्सचेंज किया। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस का क्या है? सर बहुत सिंपल है सर, इट इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की, बट उससे पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक देना चाहता हूँ। समथिंग अर्जेंट हैज कम अप, सो वी मीट यू आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। अरे यार इस समय, ओहो बच्चों जस्ट 1 मिनट, हाँ प्लीज, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी मिश्रा जी बोलिए। हाँ जी है ना मेरे पास आईफोन 4S। हाँ जी मैं बेचना चाहता हूँ। क्या? मात्र 22,000 रुपये? भाई साहब 55,000 का फ़ोन है। नहीं यार 22 पे नहीं, 25 दोगे तो चलो भेज दूंगा कल। यस 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 यस, चलो थैंक यू। ओके चलो यार, ओके 23,000 डील डन यार, कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, अरे यस ओरिजिनल चार्जर वगैरह सब कुछ है, सब दे दूंगा। चलो थैंक यू यार, अभी मैं क्लास में हूँ, प्लीज़ मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट काम था मेरा, ये आईफोन मुझे बेचना है। ये आईफोन 4S है, मुझे बेचना है। वैसे चलो वैसे अपने तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि ये अगर चलो इसी को रिलेट कर लेते हैं। अगर मैं आईफोन बेच रहा हूँ तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? बोलो। ऑफ कोर्स नॉट यार, मैं रेगुलर थोड़ी ना बेचता हूँ। क्या मैं वैसा टीचर हूँ कि आप क्लास में आ रहे हो, आप अपने फ़ोन छोड़ के जा रहे हो और मैं सिम कार्ड निकाल के चोर बाजार में, एक रेगुलर एक्टिविटी है मेरा, तब तो चलो ये बिजनेस एक्टिविटी है। बट ऑफ कोर्स यार आई एम नॉट अ थीफ। फाइन। सो पॉइंट नंबर 4, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं रेगुलर बेसिस पे अगर काम कर रहा हूँ तब तो वो बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। वन सिंपल ट्रांजैक्शन और सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। तो ये जो मैंने आईफोन अपना जस्ट अभी डील डन किया है, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इसे परचेज और सेल, ये एक सिंगल परचेज एंड सेल है, तो बिजनेस हम नहीं मानेंगे। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ एसी को लेकर, एक बार प्लीज 1 मिनट बस जस्ट बेयर करिए मेरे साथ। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। पॉइंट नंबर 5 इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे को एकदम मैक्सिमाइज कर लेना है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसका क्या होगा, और क्या ये आइडियोलॉजी सही है, ये आप अपने बैक ऑफ द माइंड में अपना दिमाग की मशीन को ऑन करिए। सोचिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है तो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये हम डिस्कस करेंगे। ये देखो प्रॉफिट अर्निंग, पैसे का बोझ ये बंदा उठा रहा है,
चलो सही है, कोई बात नहीं। सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। सर आपने तो जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है कि कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट किए लंबा सरवाइव तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस बिजनेस से, उस प्रॉफिट से उसे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मीटअप करना है, अगर आगे उसे एक्सपैंड करना है तो वो सब सारे काम बिजनेस प्रॉफिट से ही होने हैं। मगर आगे हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, क्या ये सही है, दैट वी विल डिस्कस। तो मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में फ़र्क है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो बहुत बचपन में हमने पढ़ा था क्लास 6 में, सेलिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ डाउट, एस पी माइनस सी पी। सो अगर अपने को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो सेलिंग प्राइस आप हाई करके रखो कि चलो सेलिंग प्राइस मैंने बढ़ा दिया, बट एक बात बताओ, कंपटीशन का ज़माना है, ये पेन अगर 10 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, मैं उसी स्टाइल का ही पेन बेच रहा हूँ, और मैं अगर 12 रुपया में बेचना चाहूँ कि मुझे 2 रुपया ज़्यादा मुनाफा हो, तो क्या कोई खरीदेगा? तो इट इज़ नॉट वेरी इजी कि चलो बहुत इजी है प्रॉफिट बढ़ाना तो सेल्स प्राइस को ऊपर कर दो, नॉट इजी। एक दूसरा तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ा दो। भले ये 10 रुपए के जगह मैंने 9.5 रुपए कर दिया पेन का प्राइस, बट कल तक मैं सिर्फ 100 पेन बेच रहा था पर वीक, बट आज के दिन में 9.5 रुपया करने से मैं 100 पेन के जगह 200 पेन बेच रहा हूँ। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है अगर वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है। तो दूसरा प्रोसेस ये है प्रॉफिट बढ़ाने का, आप कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस को क्या आप कम कर सकते हो? ये कॉस्ट प्राइस को कम करना आज के मार्केट में इजी नहीं है। कल को आप जाके बोलोगे कि देखो आप मेरे से 10,000 रुपया सैलरी ले रहे हो, तो प्लीज़ एक काम करो, आप मेरे से 8,000 सैलरी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी के जो डिपार्टमेंट को जाके बोलो कि अरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्लीज़ 10 रुपये यूनिट का बिल मेरे से ले रहे हो, प्लीज़ मुझे कॉस्ट कटिंग करना है, 9 रुपया ले लो। ऐसा नहीं होता है। एवरी बडी वॉन्ट्स मोर इन लाइफ। सो बहुत डिफ़िकल्ट है कि सीपी को कम करें हम, बट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सीपी कम नहीं हो सकता है, अगर आपके पास मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न मेथड से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। पहले लेबर इंटेंसिव मेथड्स है, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, बट मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए। 10 लेबर का जो आप पैसे दे रहे थे, शायद 2 लेबर पे काम हो रहा है। तो उस तरीके से मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से कई बार ऐसा हुआ है कि कॉस्ट कम हुए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ बिजनेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान हमें ये भी रखना चाहिए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन पे उतर गए हैं। अगर इमेजिन करो मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश करके इस पेन को 8 रुपये पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बट समबडी वेंट टू चाइना, चाइना से रेडीमेड कुछ टेक्नोलॉजी लाया, और वो चाइनीज प्रोडक्ट ही इज मैन्युफैक्चरिंग एट 6 रुपीज, आई एम मैन्युफैक्चरिंग एट 8 रुपीज, दैट फेलो वुड प्राइस एट 7.5 रुपीज, क्योंकि उसको फिर भी 1.5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। मैं जिंदगी में 7.5 रुपया में नहीं बेच पाऊंगा, और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। सो दिस इज हाउ बिजनेस इज कंडक्टेड माय फ्रेंड्स। सो एक और चीज समझना कि इमेजिन करो अगर मैंने टारगेट रखा कि मुझे 10,000 पीस इस पेन को बेचना है, क्या ये जरूरी है कि जो मैंने टारगेट किया है वो पूरा हो पाएगा? इट इज नॉट इजी। 10,000 पीस मुझे साल भर में बेचना हो, 1 साल के अंतराल में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि यस मार्केट माइट चेंज, सम न्यू कंपनी माइट कम अप, एनीथिंग कैन हैपन। सो नो वन कैन बी सर्टेन दैट द सेट टारगेट वुड बी अचीव्ड, और रॉ मटेरियल्स का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस पॉसिबल है, लॉस इज ऑल्सो पॉसिबल। बिजनेस जब भी हम करते हैं, ऑफ कोर्स हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि चलो बिजनेस करते हैं और लॉस हो जाए। नो, नोबडी वांट्स टू इनकर अ लॉस, बट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर। ये जो लॉस का पॉसिबिलिटी ऑलवेज जो है, उसे अगर हम एक वर्ड पर हम मैं अगर आपको बोलूं तो इसे कहते हैं रिस्क।
रिस्क, यही तो रिस्क है, बिजनेस करने का रिस्क तो यही है। ये लॉस हो गया, लॉस होने का मतलब क्या, घर से जो पैसे लेकर आए थे वो डूब गया, दैट इज अ वेरी वेरी बिग लॉस। इमेजिन करो 20 लाख रुपया आपने 20 साल में जमा किया और 10 लाख रुपया उधार ले लिया, 30 लाख रुपया लगा के बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस लॉस में चला गया। अपने खुद के पैसे तो गए और जो 10 लाख कर्जा लिए थे वो भी आपको चुकाने हैं। तो बिजनेस का रिस्क जो है, रिस्क के बारे में हम समझेंगे, रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, ये हमें जानना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनसर्टेनिटी, सर्टेन नहीं है रिटर्न। अच्छा, रिटर्न का मैं एक बात, क्योंकि इंग्लिश को हमें समझना है, रिटर्न वर्ड जो है ना, अरे तुम मेरे बुक्स नोट्स लेकर गए थे, तुमने रिटर्न नहीं किया अभी तक, तो ये भी एक होता है रिटर्न। बट यहां पर क्या रिटर्न आपको ये बोल रहा है कि यस दैट टाइप ऑफ रिटर्न, नहीं, ये रिटर्न की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट घूम कर आता ना, प्रॉफिट जो चल कर आता आपके पास। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब पैसे चले गए, और जो पैसे जो चले गए हैं वही पैसा जब घूम कर आपके प्रॉफिट बनकर रिटर्न में आता है, तो वो यहाँ पर रिटर्न का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा गया वो पैसा प्रॉफिट का नाम लेकर इन्वेस्टमेंट का नाम से जाता है, याददाश्त उसकी कमजोर होती है, और जब वो जब वापस घूम के आता है, नहीं नहीं मेरा नाम इन्वेस्टमेंट नहीं है, अरे नहीं भाई तेरा नाम इन्वेस्टमेंट है, अरे नहीं भाई मेरा नाम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा नाम तो प्रॉफिट है, अरे तेरा नाम प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा। सो दिस इज हाउ वो रिटर्न करके अगर आए तो उसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है वो तो चाहता है कि भूल कर वापस आए और आके बोले जी मेरा नाम इन्वेस्टमेंट है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेट्स विजिट दिस investopedia.com। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। investopedia.com पे अपने चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करो, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। समर हॉलीडेज के बाद एक पापा के पास उसके दो बच्चे जाते हैं कि पापा पापा मुझे कुछ पैसे दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और चाहती हूँ। सो देखो ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं investopedia.com पे। ROI helps investors evaluate the performance of an investment and compare it to the performance of their other investments. School's out for summer, and Joe's children ask for some startup cash for their respective summer businesses. Joe gives each child $100. In return, they must split their profits 50-50 with Joe at the end of the summer. Joe's daughter opens a lemonade stand. Joe's son buys a lawnmower. As the summer progresses, the children work hard at their businesses. Joe's daughter sells many cups of lemonade, and his son mows every lawn in the neighborhood. At the end of the summer, Joe's son has earned $500. Joe receives $250. Subtracting his original investment of $100, Joe is left with $150 profit, an impressive 150% return on investment. Joe's daughter has earned $1,000. Joe receives $500, minus the $100 original investment, and that's $400 profit, a whopping 400% ROI. Joe earned $4 for every $1 he invested. Joe's daughter provided the best ROI. ROI is one of many measures that help investors evaluate investments. Yes, वेलकम बैक। सो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करना एक अच्छी आदत है, आप भी यूज़ करो, राइट। सो आगे चलते हैं। बिजनेस मीन्स रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है, यू आर नेवर श्योर ऑफ रिटर्न। रिटर्न आएगा क्या नहीं पता, पैसे तो चले गए। Nobody does any business to incur losses, but losses can happen and this is a huge risk associated with business। क्या हाल होता है बिजनेसमैन का, आपको मालूम है? मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। एक सवाल आया एक स्टूडेंट की तरफ से कि सर आप इतना डरा रहे हो तो फिर बिजनेस क्यों करें? भाई रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। बिजनेसमैन की हालत देखो, बिजनेसमैन क्या कर रहा है। बिजनेसमैन पैसे की बैग लेकर एक रस्सी पर चल रहा है। ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी नहीं है, ये रिस्क है।
ये पतला सा रस्सी पे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। अरे गिर नहीं जाओ, अरे गिर नहीं जाओ, अरे पैसे, अरे गिर नहीं जाओ। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। पैसा डूब ना जाए। और देखो कहाँ डूबेगा, अगर पैसा डूबेगा तो पैसा तो डूबेगा भाई साहब, तुम भी डूबोगे, तुम भी डूबोगे। सो दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन इज वर्किंग इन द रियल लाइफ। रिस्क पर चलना है, चल के जब पार होगा ना तब पता क्या है, इमेजिन tons of golds waiting for him. So this is why people take the risk कि ये बस, ये जो दरिया है ना, बस इसे पार कर लेना एक बार, उसके बाद तो देखो मजा ही मजा है। So if you want something in life, you have to risk everything in life, something, everything। ये भाई साहब को देखो, ये एडवेंचरस है, तो क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या धीरे धीरे, मैं तो एकदम हाई स्पीड में मोटरसाइकिल में जाऊंगा जी। सो दिस फेलो, यू नो, अब कोई बोलेगा कि सर ये पागल है, मोटर बाइक भी जाएगा, खुद भी जाएगा, और देखोगे इतने बड़े बिल्डिंग के वहां से ये ऐसा काम कर रहा है। somebody wants to reach fast, क्योंकि देखो गोल्ड का जो बक्सा वहां रखा हुआ है ना, मिलेगा तो एक ही आदमी को, जो पहले पहुंचेगा। कंपटीशन है, बिजनेस मींस कंपटीशन। तो ये भाई साहब, इसके दिल में दर्द नहीं है, इसके दिल में डेयरिंग है, डेयरिंग, राइट। सो डेयरिंग है ये, ही इज नॉट स्केर्ड, ही इज रेडी टू रिस्क his life, he is ready to risk his motorcycle, and he wants to run fast. So if he is running fast, he reaches fast, but of course there is more risk associated with it, more risk। सर अपने भी कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, अरे देखो मैं जब बिजनेस करता हूँ ना, अपना स्टाइल कुछ और है। I'll show you my style, would you like to know my style? Come, I'll show you। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इनका, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इनका। इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहे तो इनको डुबाएगा या इनको ऊपर लेकर जाएगा। ऊपर मतलब देखो, डुबाएगा और ऊपर लेकर जाएगा एक ही बात है, पहले डूबेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। दैट इज इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल, बट इफ ही इज सक्सेसफुल देन ही विल बी अ स्टार। सी नाउ माय पॉलिसी, मैं तो क्या करता हूँ, एकदम हाईएस्ट लेवल पे ऊपर चला जाता हूँ पहले, and then with my binoculars, you know, I try to see as far as I can, as far as I can। see, जो जिस व्यक्ति का सोच, अगर वो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा है जिंदगी को, तो फर्स्ट फ्लोर से देखेगा तो टकराएगा 4 तल्ले 5 तल्ले 10 तल्ले की बिल्डिंग से। ही कैन नॉट सी फार। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो फर्स्ट रेज योर लेवल, यू नो, लेवल ऑफ थिंकिंग। इफ यू रेज योर लेवल ऑफ थिंकिंग, you can see far, and trust me friends, if you can see far, you have all the possibility of reaching that far। So this is how a business planning is required। A business planner, a business entrepreneur has to see as far as he can see, and then he has to try to make a roadmap how to reach there। Would I like to reach on a motorcycle? Would I like to reach walking? Would I like to reach running? ये डिसीजन आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट उससे पहले क्या आप दूर तक देख पा रहे हो या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ये तो हमें समझ में आ गया है कि बिजनेस में जो रिस्क है वो है, और रिस्क की कॉजेज क्या है। इमेजिन करो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, बिजनेस बहुत सही किया, वेयर हाउस में आग लग गई, सारे के सारे प्रोडक्ट जल गए। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कुछ ऐसा हुआ, अर्थक्वेक आया, सारा का सारा गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। फ्लड आया, सुनामी आया, आया और ले गया अपने साथ आपके सारे बनाए हुए गुड्स। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। Earthquake, lightning, these are the natural calamities, and trust me, ये natural calamity का risk everybody is there in the business field, but exactly देखा जाए तो हम कोशिश यही करते हैं कि चलो ये रिस्क को कैसे हम मिनिमलाइज कर सकें,
बाय टेकिंग इंश्योरेंस, राइट। फायर इंश्योरेंस होता है कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में रखे हुए हैं एंड इन केस ऑफ एनी फायर आई विल लूज crores and crores of my goods, so it's better मैं जाके इंश्योरेंस करा लूँ। ये हमें पढ़ना है आगे। तो नेचुरल कॉजेज आपके सामने हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फेमाइन। इफ यू आर इनटू एन एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेस और सूखा पड़ गया, सूखा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। चलिए, ह्यूमन कॉजेज, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, राइट, एज अ बिजनेसमैन आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके टीम में देयर इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स कहीं और लीक कर रहा है। ये पॉसिबल है। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपका पॉलिसी अच्छा है, आपने बहुत इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी खरीद रखा है, बट उस इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को चलाने का जो तरीका आना चाहिए, आप अभी भी वही पुरानी देसी स्टाइल से चला रहे हो। नेग्लिजेंस के कारण उस इंपोर्टेड मशीन का बैंड बज गया भाई, नेग्लिजेंस, नुकसान हो गया। ऑर्डर आपको कंप्लीट करना था मार्च तक, फरवरी 20 तारीख हो गया है और आपके पास 11 दिन नहीं बचे हैं। फरवरी में सिर्फ 28 या 29 दिन होते हैं। ये एक और चोट, क्या करोगे? These are the risk associated। वर्कर आ गए हैं कि सर नहीं काम करेंगे, हमारा वेतन बढ़ाइए, एट दिस प्राइस वी विल नॉट वर्क, किसी ने भड़का दिया। ये सब हमारे 1990s एंड 2000 के मूवीज में आप बहुत देखोगे। रायट हो गया, रायट, दंगा। सो दीज आर द ह्यूमन कॉजेज जिसके कारण नुकसान बिजनेस को होता है और आप रिस्क, जो रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिस रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हो आप करते हो, बट कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब अपने पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाओ, डिमांड। एक प्रोडक्ट, फैशनेबल प्रोडक्ट, अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, आईपीएल के टी शर्ट्स, राजस्थान रॉयल, आई सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स, आई सपोर्ट केकेआर, एंड आई सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स, XYZ, व्हाटएवर। सो अभी इस समय डिमांड है। घर पे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि पापा मुझे ये टी शर्ट ला के दो। आप मैच देखने जा रहे हो स्टेडियम में, यू वांट टू वेयर द टी शर्ट ऑफ द टीम हुम यू आर सपोर्टिंग, बट आईपीएल मैच खत्म हुआ, वो मैन्युफैक्चर्ड टी शर्ट्स जो 2000 रुपए में बिक रहे थे अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में, वो 40% ऑफ में आ जाएंगे। सो दिस इज द डिमांड। क्यों डिमांड कम हो गया? कंपटीशन, आप कंपटीशन को नहीं रोक सकते हो। आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यू वांट टू सेल एट 800 रुपीज, द अदर पार्टी वांट्स टू सेल द सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी एट 500 रुपीज। प्राइसेस, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। प्राइस, डिमांड, बैड डेट्स, आपने अच्छा काम किया, आपके पैसे का नुकसान हो गया, 2 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है, वो भाई साहब बोलता जी मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, 2 लाख रुपया महीना करके दूंगा, जा जो करना है कर ले। ऐसा होता है। टेक्नोलॉजी नया आ गया, आपका टेक्नोलॉजी अगर अपडेटेड नहीं है, सामने वाले के टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेटेड है, दिस कैन कॉज अ सीरियस रिस्क टू योर बिजनेस। इंटरेस्ट रेट्स, अगर आप जिस कंट्री पे काम कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट बैंक का बहुत हाई है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आज जब आप काम कर रहे हो, आपने बैंक से लोन लिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कल अगर आरबीआई की गाइडलाइंस चेंज हुई और इंटरेस्ट रेट 8% के जगह 10% हो गया, विश्वास करो 2% में भी बहुत बड़ा सिचुएशंस बिजनेस के लिए चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट की टैक्सेस, गवर्नमेंट की टैक्सेस अगर फ्रेंडली नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्स रेट बढ़ गया, दैट आल्सो कैन चेंज योर प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली ये सारा रिस्क का जो बात आया है, रिस्क की बात हम कर रहे हैं कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू अर्न, एंड ये अनसर्टेनिटी जो है, इसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। ये रिस्क और भी हो सकता है। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नया रूल निकाल दिया कि नहीं,
We will not allow such manufacturing. Forex fluctuation, breakdowns. So these are the other causes. So ये हमने पूरा पढ़ लिया रिस्क के बारे में. रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? रिस्क को मैनेज करेंगे हम. वी हैव टू अवॉइड रिस्की ट्रांजैक्शंस. हर बिजनेस को पता है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन बहुत रिस्की है, ओवरसीज पेमेंट है, वी आर ट्राइंग टू डील विद बांग्लादेश. हो सकता है कि शायद हम नहीं जानते हैं उस पार्टी को इतने अच्छे तरह से, शायद हमारा पैसा नुकसान हो सकता है, बट बिजनेस में बोल अरे यार नहीं नहीं, हमें 200 रुपया का प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, वो सामने वाला 500 रुपया देने के लिए रेडी है, 500 रुपीज. यही लालच में तो मरते हो मेरे दोस्त. आपको पेपर वर्क में कोटेशन पे तो उसने 500 रुपया दे दिया, आप उस लालच में अपना प्रोडक्ट भेज दिए, उसने दिखा दिया आपको बड़ा सा ठेंगा. सो ऐसा रिस्की ट्रांजैक्शन जहां आपका लालच बढ़ा हुआ रहता है वहीं पर रिस्क बढ़ जाता है. सो हमें एथिकली अपने आप को भी समझना चाहिए. बाद में आप उसे गाली दे रहे हो, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपको पता था कि 200 रुपया का प्रोडक्ट अगर वो 500 रुपया में दे रहा तो आपकी लालच ने आपको मारा है. सो लालच बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपनी लालच को हमेशा नियंत्रण में रखो, जिंदगी में कभी पछताओगे नहीं. आगे चलते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स. यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. आप सामने वाले को बोल सकते हो कि एक काम कर भाई, तू 500 रुपया में खरीदना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्या आप मुझे बैंक का कोई गारंटी पेपर्स भिजवा सकते हो? सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. पता चल गया ना, जैसे दो पार्टनर थे, देखा देखा आया बैंक का पेपर, अरे वो फ्रॉड था, मैं तो तुम्हें बोल रहा था नारायण, समझ ही नहीं रहे हो, बेवकूफ हो तुम, मुझसे पंगा ले रहे हो यार, मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं. अरे भाई ठीक है यार, नहीं आया तो नहीं आया, चलो ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिया आपने, अपना रिस्क को कम कर लिया. भाई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो. जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो भी आप अपना रिस्क को कम कर लेते हो. आगे एक चैप्टर है जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. सो पढ़ना सब कुछ है, बिजनेस स्टडीज में आपके पास सारे ज्ञान आ जाने हैं. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लो. आप बिजनेस कर रहे हो, आप ध्यान रख के चलो कि चलो 2 करोड़ रुपया का हमने सेल किया, तो हो सकता है 2%, 4%, 5%, 10%, कैसे आप बिजनेस कर रहे हो, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बिजनेस कर रहे हो, उस हिसाब से आपने एक प्रोविजन बना लिया. शेयर रिस्क विद अदर स्टेक होल्डर्स. ये बस लास्ट पॉइंट कराएंगे, उसके बाद मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा. शेयर रिस्क विद अदर स्टेक होल्डर्स. आपके अदर स्टेक होल्डर्स कौन हुए? स्टेक होल्डर्स का मतलब वो है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सप्लायर्स है, जो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है. आप बोलो कि भाई माल कम बिका, रिटर्न आया तो तेरे को मैं वापस दे दूंगा. सो बेसिकली आपने रिस्क को शेयर किया है. चलो बच्चों 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, बट लिखा हुआ रहेगा 5 मिनट. So students, time to evaluate and study about risk. इमेजिन करो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका सेलिंग प्राइस आप 100 रुपीज़ रखना चाह रहे हो. उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस आप जब बजटिंग कर रहे हो तो 60 रुपीज़ आ रहा है. सो व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है. ऑफ कोर्स SP माइनस CP, दैट इज 100 माइनस 60. एक बहुत बेसिक सा बात कर रहे हैं हम लोग. 100 माइनस 60. अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ये आपका एक्सपेक्टेशन जब रियलिटी से टकराता है तब क्या होता है. ये 100 रुपीज सेलिंग प्राइस, आपके पास एक प्रोडक्ट है, दिस इज योर पेन. या ये आप सोच रहे हो कि मैं 100 रुपीज में बेचूंगा. इमेजिन करो ये सेम टू सेम पेन कोई और 80 रुपीज में बेच रहा है. अगर ये सेम टू सेम पेन या ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट अगर 80 रुपीज में कोई और व्यक्ति बेच रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपका ये एक्सपेक्टेशन टूटेगा? 100 रुपीज पे आप नहीं बेच पाओगे. इसका मतलब क्या, कल तक जो आपका प्रॉफिट मार्जिन 40 रुपीज आप सोच के रखे थे, ये प्रॉफिट मार्जिन आपका हो गया 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20.
बट बच्चों, द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने कॉस्ट कितना पकड़ा था, बजटिंग के समय आपने कॉस्ट कितना पकड़ा था, आपने कॉस्ट पकड़ा था 60 रुपीज। क्या ये श्योरिटी है कि ये कॉस्ट बढ़ेगा नहीं? ये तो अपने को समझ में आ गया 100 से ये आ गया है 80 पर। ऐसा सिचुएशंस आएगा कि ये कॉस्ट जो 60 रुपीज है ये कॉस्ट बढ़ गया। कैसे बढ़ सकता है? रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर स्ट्राइक पे चले गए, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो आपने सोचा था वो बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गए, ओवरहेड्स बढ़ गए, पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ गए, जो आपने इंटरेस्ट रेट जो थे जो आपने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेगुलेशन से चेंज हो गए। कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि जो कॉस्ट आप 60 रुपया सोच रखे थे वो कॉस्ट बढ़ गया 70 रुपये पे। तो जहां आप 40 रुपये का मार्जिन सोचे थे, घट के वो मार्जिन आ गया 10 रुपये पर। ऐसा भी होता है कि ये कॉस्ट बढ़कर 90 रुपीज में आ गया, तो ये -10 रुपीज का बिजनेस बन जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं रिस्क। तो रिस्क बहुत प्रकार के होते हैं, तो आइए थोड़ा सा पहले रिस्क कैसे होते हैं, कॉजेज क्या है, बिजनेस पर शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ से पड़ सकती है, आइए उसको देखते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉजेज, ये तो हमने अभी जो किया, अभी जो हमने किया, ये तो हमने अपने इकोनॉमिक चीज़ों को देखा है, इकोनॉमिक्स को जचाया है। बट बोलते हैं ना, जब भगवान मारता है तो कोई नहीं बचा सकता है, भगवान की मार के आगे तो कोई नहीं टिक सकता है। तो आओ भगवान की मार की बात करते हैं। नेचुरल कॉजेज, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग आ गई, एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेस है आपका, सूखा पड़ गया, तो बेसिकली लॉस हो गया। ह्यूमन कॉजेज, आज के दिन में ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास है तो यू आर अहेड ऑफ द रेस। बिजनेस एक रेस है। सो इफ यू हैव डिसऑनेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या करोगे? यस, दिस बिकम्स अ रिस्क फॉर यू। रिस्क क्यों बनता है? क्योंकि डिसऑनेस्टी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं जी, डिसऑनेस्टी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर घटाएगा। उसी प्रकार से अगर नेग्लिजेंट स्टाफ है आपके पास, जिन्हें परवाह नहीं है कि आपकी मशीनरी खराब हो रही है तो होने दो, सो नेग्लिजेंस पर अगर रोक नहीं लगाया जा रहा है तो भी आपका नुकसान होगा। स्ट्राइक हो गया तो नुकसान है, कम्युनल दंगे हो गए तो भी नुकसान है। इकोनॉमिक कॉजेज, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कहाँ डिस्कस करेंगे सर? ये हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। डिमांड फैशनेबल प्रोडक्ट का डिमांड आता है और चला जाता है। आईपीएल मैचेस खत्म हुए, अब वो टी शर्ट की बिक्री कम हो जाएगी। तो डिमांड अगर चेंज हो गया तो जो आपने कैलकुलेशन किया था, जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन किया था कि मैं जी 100 रुपया करके सेलिंग करूँगा, हो सकता है 100 रुपया करके कितना प्रोडक्ट सेल करोगे? 10,000 पीस सेल करूँगा। बट क्योंकि डिमांड गिर जाता है तो 10,000 की जगह ये आ गया 2,000 पीस पे, क्या करोगे? 8,000 पीस का जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर रखा था वो गायब हो गया, छू मंतर हो गया। सो डिमांड अगर घट गया सो यू स्टैंड अ चांस फॉर अ हैवी लॉस। कंपटीशन के प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो आपको compete करना चाह रहे हैं, तो भी आपका नुकसान होने का चांसेस बढ़ता है। बैड डेट्स मतलब जिनको आपने प्रोडक्ट बेचा वो पैसे नहीं दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया, सो मैं एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस। अदर कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, देश की राजनीति भी बिजनेस पॉलिसीज को चलाती है। गवर्नमेंट अगर आ रही है, गवर्नमेंट के इशारे पर आरबीआई को भी कभी कभी कदम उठाने पड़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा कि देखो भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, गवर्नमेंट के इशारे पर हर साल जो बजट आता है ना, इंडिया का जो बजट फरवरी में आता है, वो बजट में टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया,
उसका मार किसको आएगा? मार पड़ेगा बिजनेसमैन को। सो अभी रीसेंट केस है, ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है। पूरे के पूरे इंडिया लेवल के ज्वेलर्स ने दुकान बंद कर रखा है। क्यों? दे आर वांटिंग द गवर्नमेंट कि नहीं गवर्नमेंट ये आप गलत काम कर रहे हो। सो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को इफेक्ट करती है। वो ज्वेलरी वाले जितने भी नेशनल लेवल पे दुकान बंद कर रखे हैं, तो क्या स्टाफ को सैलरी बंद कर दिया है? स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ बिजनेस इज। सो बिजनेस का रिस्क हमने डिस्कस किया है। ये इतना बड़ा रिस्क है सर, तो क्यों नहीं रिस्क को हम गोली मार देते हैं। ऐसी बंदूक बनी नहीं है दोस्तों जो रिस्क को गोली मार सके, बट हम रिस्क को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? रिस्क को मार तो नहीं सकते हैं, बट रिस्क की हाथ पैर को बांध सकते हैं ज़रूर। हम रिस्की ट्रांजैक्शन को अवॉइड करेंगे, अपने मन की लालच को समझाएंगे कि नहीं, लालच में रिस्क को मत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ऐसा कई सिचुएशंस देखे गए हैं कि 200 रुपया का प्रोडक्ट एक नॉर्मल मार्केट में आप 300 रुपये में बेच रहे हो, बट somebody offered you that he will buy that product for 400 rupees। ऐसा देखा गया है कि अब नॉर्मल प्राइस जब कोट किया गया है, तो वो प्रोडक्ट तो आपने खुशी खुशी बेच दिया, बट पैसे पूरे नहीं आए, पैसे सिर्फ आधे आए हैं। सो वी नीड टू अवॉइड रिस्की ट्रांजैक्शंस। वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आप सामने वाले को बोलो कि आप बैंक गारंटी दीजिए, तो एटलीस्ट इफ ही इज डिफॉल्टिंग, बैंक का गारंटी है तो वो पैसे बैंक के थ्रू आ जाएंगे। इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ले सकते हो, प्रोविजन बना के रखो बैड डेट्स के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इतना रुपया आपका नहीं भी आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप काम को आगे बढ़ाइए। रिस्क को आप शेयर करिए विथ अदर स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहे हैं, आप उनसे बोल कर रखिए कि देखो, अगर आपका ये प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब निकला, अगर पब्लिक जो है उसे अगर ना पसंद कर देती है, तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मैं आपको वापस कर दूंगा, और वो पैसे आपको एडजस्ट करने होंगे। ये रिस्क मैं अपने कंधे पर अकेले लेकर नहीं चलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रिस्क को शेयर कर सकते हो। रिस्क का कैरेक्टर आ गए। अब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन पर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। सो नोबडी नोज द फ्यूचर, अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। सो बेसिकली रिस्क का अगर कैरेक्टर का बात करें, एनी फियर कैन कम ट्रू। एनी फियर मतलब कैसा फियर? ऐसा फियर, नेचुरल कॉज का फियर, ह्यूमन कॉजेस के फियर, इकोनॉमिक कॉजेस के फियर। ये जो हमने डिस्कस किया, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी सच हो सकता है, कभी भी ये डर हकीकत बन सकती है। तो रिस्क का पहला कैरेक्टर ये है कि नोबडी नोज द फ्यूचर। ये रिस्क अपना आतंक कब आपके ऊपर बरसाएगा किसी को नहीं पता। नोबडी नोज द फ्यूचर, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, सो रिस्क इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिस्क। रिस्क को गोली मार दो, ये देखो, रिस्क को गोली मार दो, और ये रिस्क कहता है यू कैंट किल मी। रिस्क को नहीं मार सकते हो मेरे दोस्त। तो क्या करना है? भीगी बिल्ली बन जाओ, भीगी बिल्ली बनकर काम करना है। बिजनेस करना है तो ये मान के चलो कि रिस्क के सामने हम और आप भीगी बिल्ली है, और हमें यही कहना होगा रिस्क को, रिस्क रिस्क मुझे माफ कर दो। उसके बाद रिस्क बोलेगा आई विल ऑलवेज स्टे विद बिजनेस। मैं बिजनेस के साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे मार तो सकते नहीं हो। ये मिस्टर रिस्क का कहना है। तो यही हम अपने पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं कि जब रिस्क बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा बिजनेस के साथ रहूंगा, इसका मतलब ये है कि रिस्क इज एन
essential part of the business. Risk always stays with business. तीसरा पॉइंट, चर्चा चल रहा है, बिजनेस बैठकर सोच रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क बन गया है कि ये अब मैं क्या करूं, मैं काम करूं तो करूं या ना करूं। तो अब बिजनेस पूछता है रिस्क से, रिस्क रिस्क, इफ आई टेक यू इन माई टीम हाउ कैन आई गेन, मेरे को क्या फ़ायदा है। रिस्क बोलता है, मिस्टर रिस्क, जो बहुत फैशनेबल है, अपने बालों को लाल कलर कर रखा है, लाल टीका निकाल के बोलता आ, मुझे कोई मार सकता है तो मार। अपने गर्दन पे उसने तलवार 3 बार चलाई है, देखो खून बह रहा है, बट फिर भी बोलता हा 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 हा, यू कैन नॉट किल मी। सो रिस्क बोलता है अच्छा, मुझे डिफीट करके तो देखो, डिफीट मी एंड विन द गोल्ड, ये सोना सब तुम्हारा, मोना ले आओ रिस्क का सोना। सो देखो, ये रिस्क का चैलेंज है। रिस्क बोलता है कि मुझे डिफीट करो, ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से आया है हमारा पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, रिस्क को हमने लिया और रिवॉर्ड क्या मिला, रिवॉर्ड है ये गोल्ड। इस गोल्ड को हम क्या कह सकते हैं, इस गोल्ड को हम कह सकते हैं प्रॉफिट। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं सर, रिस्क, देखो इस रिस्क को, देखो इसकी मॉडर्न बिंदी को, देखो इसके नए हेयर स्टाइल को, तो क्या आपको नहीं लग रहा है रिस्क बड़ा ही फैशनेबल आइटम है। आई लाइक लार्ज स्केल बिजनेस, आई लाइक फैशनेबल बिजनेस आइटम्स। तो रिस्क को फैशन बहुत पसंद है। कहने का मतलब ये है कि अगर विस्की पीने के बाद अगर रिस्क ने कहा है फैशनेबल बिजनेस इज रिस्की, तो विश्वास करो रिस्क का नज़र फैशनेबल बिजनेस पर है। इसीलिए कहते हैं फैशनेबल आइटम्स आर वेरी वेरी रिस्की आइटम्स फॉर बिजनेस। फैशन तुरंत पुराना हो जाता है। आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में बड़े बड़े ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स पड़े के पड़े रह जाते हैं, क्योंकि रिस्क की नज़र है उस पर। और फैशनेबल आइटम्स पब्लिक डोमेन पे भी आप सोचो, ओहो नहीं नहीं ये फैशन ओल्ड हो गया है। तो बेसिकली फैशनेबल आइटम एंड लार्ज स्केल बिजनेस, मोदी खाना का जो दुकान है ना गली गली पर, वो अपने रिस्क उस पर नहीं नज़र लगाता है, बट बड़े बड़े जो शोरूम है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, जितना बड़ा कमाई का सपना देख कर आते हैं, रिस्क उन्हीं को जाके अटैक करता है। बड़ा सपना देखते हो, बड़ा रिस्क लेते हो, तो यस, रिस्क भी वहीं जाकर खुश है। छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस पर कम रिस्क है। कहने का मतलब ये है, आपके दिमाग में सेटल हुआ होगा कुछ। तो आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आप थोड़े से बोर हो रहे हो या मेंटल आपको ब्रेक चाहिए, तो मैं क्लासिफिकेशन आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स पहले दिखाता हूँ। लेट अस स्टडी इन द रिवर्स पैटर्न। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ पहले, या एक थोड़ा सा आप देख लो। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री है, कॉमर्स है। इंडस्ट्री में जो मैंने लिख रखा है, मैं वापस आऊँगा इसके पास, तो आई एम गोइंग एट अ लिटिल फास्टर पेस। इंडस्ट्री में ये जो ट्री है, TREE जानबूझ कर लिखा गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर कुछ सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रकार के होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और फिर कॉमर्स जो है, कॉमर्स हंस रहा है, कॉमर्स 2 प्रकार में है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। और ये ऊपर से देखो, टर्शरी इंडस्ट्री भी चिपक गया है साथ में, ये भी यहाँ आ गया है। तो ये हम इंटर रिलेशन समझेंगे। ट्रेड आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल में होलसेल ट्रेड है, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इधर में ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंडस्ट्री का काम क्या है? इंडस्ट्री कन्वर्जन करती है। क्या चीज़ का कन्वर्जन करती है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स यूजिंग मशीन्स प्लस टेक्निकल स्किल्स। इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुपिंग ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। देखो बेसिकली जब हम, वही बात है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज में इंडस्ट्री का मीनिंग है कि कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स यूजिंग मशीन्स प्लस टेक्निकल स्किल्स। मशीन तो होना है, बट साथ में टेक्निकल स्किल्स भी होना ज़रूरी है। किस कॉम्पोजिशन पे
किस केमिकल कॉम्पोजिशन पे, अगर कुछ केमिकल रिलेटेड काम है तो वो फार्मूला होना चाहिए आपके पास। हर चीज़ फार्मूला बेस्ड है, तो टेक्निकल स्किल्स वहाँ पर आ रही है। और इंडस्ट्री का एक और मीनिंग है कि ग्रुपिंग ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, अभी समझ जाओगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जितने भी कॉटन प्रोडक्ट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कैमरा को भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बोलेंगे, आईपॉड को भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बोलेंगे। यू आर इंटेलिजेंट इनफ। बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हालांकि बैंकिंग एक टर्शरी सेक्टर पे आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्री है, बट क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड अगर बात हो रही है तो वी ऑल्सो टर्म इट एज बैंकिंग इंडस्ट्री। प्राइमरी का अगर हम बात करें तो बात प्राइमरी तक कहाँ पहुंची, आइए हम एक बार और आपको अच्छे से दिखाते हैं। जब हम इंडस्ट्री का बात करते हैं, अभी हम इंडस्ट्री का बात करें। इंडस्ट्री का मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताया। इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्सेस को, एक मिनट, इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्स, रिसोर्स लेकर गुड्स बनाना, राइट। तो इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्स लेकर गुड्स बनाना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है और टर्शरी इंडस्ट्री है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब बेसिक, जहाँ से शुरुआत होता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का शुरुआत एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये हमें समझना है। इंडस्ट्री का शुरुआत, अगर आप इमेजिन करो हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट को हंट करके मार दिया जाता है, क्यों? उसके टस्क के लिए। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि वो बिजनेस प्रोडक्ट बन गया है। हालांकि बाद में वो बैंड हो गया है। बहुत सारे एनिमल्स को हंट किया जाता है बिकॉज उनका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन पर, उनका प्रयोग किया जाता है अदर गुड्स पर। सो ये जो वुलन ब्लैंकेट्स वगैरह, हम लोग शीप रेयरिंग, सो जितने भी एनिमल हंटिंग किया जाते हैं प्राइमरी एस्पेक्ट्स पे, उन्हें लाया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को देने के लिए कि चलो मेरा काम था ये शीप को मारकर ये वुल लाना, अब उसके बाद आप इसको अच्छे से बनाओ। तो ये एक्सट्रैक्शन करना वाज द वर्क ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, और उसे हाईटेक मशीन्स को यूज़ कर कर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का कमाल है। और टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो ये सारे सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी को करते हैं। तो टर्शरी का मतलब ये तो हेल्पर है भाई, हेल्पर, राइट। सो एक्सट्रैक्टिव, अब इधर अपने पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, पूरे के पूरे एकदम दिमाग में छप जाना है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। आइए, these are the cows। काउ ब्रीडिंग किया जाता है, अलग अलग काउज को लेकर मिक्स एंड मैच करके हाई क्वालिटी ऑफ ब्रीड ऑफ काउज प्रोड्यूस हो, जो ज़्यादा मिल्क दे, ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो बेसिकली आपने देखो कि हम बात कर रहे हैं अगर प्राइमरी इंडस्ट्री का, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक है और एक्सट्रैक्टिव है। तो क्या हम एक बार समझ लें कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? टूथ एक्सट्रैक्शन। डेंटिस्ट बोलता है आपके दांत में कीड़ा लग गया है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द टूथ। एक्सट्रैक्ट मतलब इट इज नेवर एन ईजी थिंग। कोई भी चीज कहीं ना कहीं सेटल डाउन है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, लेकर आते हैं, समुंदर में जाते हैं, वहाँ से मछलियों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन है, राइट। माइनिंग, गोल्ड माइंस, गोल्ड माइन के नीचे जाकर डिग करते हैं, वहाँ से मिनरल्स निकालते हैं। बेसिकली वी आर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स। सो ये ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मिंग, अपने खेती करते हैं और उसके बाद भी एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रॉबेरी का पिक्चर,
माइनिंग, ल्यूम्बरिंग। ल्यूम्बरिंग का मतलब कुछ नहीं होता, जो वुड्स को काटते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, लकड़ियों को काटते हैं, उसके बाद उस लकड़ी को शेप अप करते हैं ताकि वो लकड़ी आपके घरों पर जाकर फर्नीचर का काम कर सके। हंटिंग, आई डोंट नीड नॉट एक्सप्लेन हंटिंग। फिशिंग भी आप समझते हो। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग मतलब नीचे में, धरती के नीचे जाकर आप गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो। बेसिकली दीज आर ऑल कवर्ड अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री, एंड प्राइमरी के अंडर में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज वेयर यू आर। इफ यू वांट आई कैन गिव यू a silence moment of 1 or 2 minutes. I give you a silence moment of 1 or 2 minutes. आप इसे देखिए। Extraction. Just concentrate on the screen. और इधर आ जाइए आप जेनेटिक्स पर। जब हम बात जेनेटिक्स का करते हैं तो बात होती है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, plants, etc. by genetic engineering. Poultry farm, fishery breeding farms, etc. ये हम पिक्चर देखेंगे, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट आई वांटेड कि आज जब आप समझो तो पूरे अच्छे से समझो। सो देखो, मज़ा आएगा भी। यस, सो ये ब्रीडिंग अगर हो रहा है तो अब आपको मेरे साथ बताना है कि ये प्राइमरी के पिक्चर्स अपने देख रहे हैं, तो प्राइमरी के पिक्चर्स ये क्या जेनेटिक है या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है? सो बच्चों, मेरे दोस्तों, ये ब्रीडिंग इंडस्ट्री, दैट मीन्स जेनेटिक। ये जितने भी हम लोग पल्सेस खाते हैं ना, चना दाल, मूंग दाल एंड ऑल दिस दाल्स एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड। इनकी सीड्स के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है विथ जेनेटिक साइंस। सो ये भी अपने आ गए जेनेटिक इंडस्ट्री। यस, सो ये हंटिंग हो रहा है, डियर हंटिंग। डियर के स्किन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज फिश हस्बेंड्री। फिश, जो फिश को ब्रीड किया जा रहा है बेसिकली। सो ये जेनेटिक का हिस्सा हो गया। मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ। ये माइनिंग हो रहा है, राइट? कोल माइनिंग, मिनरल्स माइनिंग। दिस इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये देखो, मेरी जान मुर्गी के अंडे, ये शायद मुर्गी है, जो भी हो, मुर्गी हो या डक हो, वट एवर। सो बेसिकली दे आर kept for breeding. ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैसे मैंने पढ़ा था ना प्लांट्स। सो प्लांट्स को देखो, टेस्ट ट्यूब में उगाया, बनाया जा रहा है, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन, फर्टिलाइज़र या कुछ दिया जा रहा है जिससे ग्रोथ को अल्टर किया जा सके। दिस इज इन ह्यूमन। ये एलिफेंट को किल किया गया है। दिस कम्स अंडर एक्सट्रैक्शन, हंटिंग। ये भले ही देखने में गरीब लग रहे हो, बट ये सोने की खान में है। गोल्ड माइनिंग बोला जाएगा इसे। गोल्ड माइनिंग चल रहा है। गोल्ड माइनिंग इज अगेन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इज फिशिंग। हाई सीज में दे आर फिशिंग। जस्ट सी द नंबर ऑफ फिशेस केप्ट हियर।
दिस इज ऑल्सो एक्सट्रैक्शन। अब यही फिश को ला के यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स पे, दिस इज कॉल्ड फिश फार्मिंग या फिश हस्बेंड्री। दिस इज ब्रीडिंग, जेनेटिक्स। ये आप जो देख रहे हो ये लंबरिंग है, वुड पैनल्स है, वुड पैनल्स। दिस इज टाइगर ब्रीडिंग, पिग ब्रीडिंग। दिस इज मिनरल्स निकाला जा रहा है। ये देखो ये ट्रक मिनरल्स लेके जा रहा है और क्या हालत करते हैं, देखो कैसे पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल दिया गया है। इसके ड्रॉबैक्स भी है बट वो हमारा चैप्टर का हिस्सा नहीं है। ये ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है, हाई सीज में ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है। दिस इज अगेन हंटिंग, दिस इज फार्मिंग। These wonderful couple are farming strawberries in the farm.